द ब्लू रेबेलियन एंड आफ्टर। मार्च 1859 में हजारों की संख्या में जो रियॉट्स थे बंगाल में, अब उन्होंने इंडिगो मनाना जो है उगाने से मना कर दिया। वजह आपको समझ में ही आ गई। एक तो उसमें मेहनत बहुत थी, दूसरी उनकी जमीन बर्बाद हो जाती थी, उसके बाद वो चावल की खेती नहीं कर सकते थे, और उनको जो लोन की साइकिल थी उसमें वो फंस जाते थे। जैसे जैसे जो विरोध है, जो बागी है, बगावत है, वो फैलने लग गई। तो अब रियॉट्स ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि वो जो है प्लांटर्स को अपनी जो जमीन है वो एक तो क्या कहते हैं नहीं देंगे, और साथ ही साथ उन्होंने इंडिगो फैक्ट्रीज पर भी अटैक करना शुरू किया अपने तलवारों और भालों के साथ और तीर कमानों के साथ। विमेन जो है वो लड़ने के लिए अपने जो उनके बर्तन थे, पैन थे, या किचन के जो भी उनके हथियार होते थे उससे वो लड़ने पहुंच जाएंगे। जो लोग प्लांटर्स के लिए काम करते थे उनको सामाजिक तौर पे बॉयकॉट कर दिया गया, उनका बहिष्कार कर दिया गया, और जो गोमस्ता थे यानी एजेंट्स जो थे प्लांटर्स के, जो रेंट कलेक्ट करने आते थे, उनकी पिटाई कर दी जाती। तो रियॉट्स जो थे उन्होंने जो है कसम खा ली थी कि अब ना तो वो एडवांस लेंगे इंडिगो बोने के लिए, और ना ही प्लांटर्स के जो लठियाल होते हैं उनसे डरेंगे या उनके द्वारा पीटे जाएंगे। लठियाल्स जो है बेसिकली बहुत ही ताकतवर आदमी जो कि मेंटेन किए जाते थे प्लांटर्स के साथ, और उनके पास लाठियां होती थी, वो अगर कोई उनकी नहीं बात सुनता था तो वो लाठी से उनको मारने लगते थे। ऐसा क्यों हुआ कि इंडिगो पीजेंट्स ने अब डिसाइड किया कि वो लोग जो है और चुप नहीं रहेंगे? किसने उनको ऐसी ताकत दे दी कि तुम बगावत करो? ये बात बिल्कुल साफ है कि इंडिगो सिस्टम बहुत ज्यादा उत्पीड़न वाला था, दमनकारी था। पर जो लोग वाकई में इससे प्रताड़ित हुए थे वो क्यों जो है हमेशा अब बगावत के लिए नहीं खड़े हुए? वो सिर्फ और सिर्फ समय पर ऐसा क्यों हुआ, या कभी कदार क्यों हुआ? 1859 में इंडिगो के जो रियॉट्स थे उनको ऐसा लगा कि उनके पास जो है जो लोकल जमींदार हैं या जो गांव के सरपंच हैं उनका सपोर्ट है, खास तौर से उनकी बगावत में प्लांटर्स के अगेंस्ट। कई सारे गांव के जो हेडमैन थे उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, वहां से जो इंडिगो पीजेंट्स हैं उनको हटाएं, और साथ ही साथ लड़ाई लड़ें जो लठियाल्स हैं उनके साथ। इन्होंने ये सब क्या कहते हैं मजबूरी में इनको करना पड़ रहा था। वहीं दूसरी जगह यहाँ तक कि जो जमींदार थे वो भी गांव गांव घूमकर डियॉट्स से जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम प्लांटर्स का विरोध करो। ये जमींदार भी बिल्कुल नाखुश थे जिस तरह से प्लांटर्स की पावर बढ़ती जा रही थी, और साथ ही साथ ये काफी नाराज थे कि मजबूर किए जा रहे थे प्लांटर्स के द्वारा कि वो जो है उनको जमीनें लंबी लंबी लीज पर दे दें। अब इंडिगो के जो पीजेंट्स थे वो भी इमेजिन कर रहे थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको सपोर्ट करेगी इनके स्ट्रगल में प्लांटर्स के अगेंस्ट। जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट खास तौर से चिंतित थी कि कहीं और ज्यादा दोबारा से बगावत ना हो जाए खड़ी। जब ये खबर फैलने लग गई कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में भी कहीं ना कहीं बगावत का एक धुआं उठ रहा है, तो ऐसे में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने उस क्षेत्र का दौरा किया विंटर्स में 1859 के। रियॉट ने देखा ये जो उनका टूर था ये एक तरह से था कि गवर्नमेंट की सिंपैथी है उनकी दुख के साथ, जो रियॉट्स थे उनके दुख के साथ गवर्नमेंट को पूरी हमदर्दी है। बारासात ने जो मजिस्ट्रेट एशले एडन थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया जिसमें यह था कि रियॉट्स जो हैं उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करें, और ये वर्ड जो है क्वीन विक्टोरिया तक भी पहुंचा। ये कहा गया कि क्वीन विक्टोरिया ने जो है डिक्लेयर किया है कि अब इंडिगो को और ज्यादा उगाने की जरूरत नहीं है। मतलब उन्होंने जो एशले एडन थे उन्होंने नोटिस ये जारी किया कि रॉयट्स जो हैं उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। और ये इस तरीके से फैलाया गया कि जैसे मानो क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया है कि अब इंडिगो के उगाने की जरूरत नहीं है। तो एडन जो थे वो एक तरह से मनाने की कोशिश कर रहे थे पीजेंट्स को, और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे जो एक बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, वो लोग बस उकसाने की देर थी और ये लोग बर्स्ट आउट हो जाते, ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो जाए। पर इनके एक्शन को देखा कैसे गया कि जैसे मानो ये रेबेलियंस का सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे जैसे बगावत और फैलने लग गई, जो बुद्धिजीवी थे कैलकाटा के वो फौरन इंडिगो डिस्ट्रिक्ट पहुंचे। उन्होंने वहां पर जो व्यथा थी, जो दुख थे रियॉट्स के, उनके बारे में लिखा। जो प्लांटर्स थे उनकी जो एक तरह से तानाशाही थी उसके बारे में लिखा, और इंडिगो सिस्टम कितना भयावह है उसके बारे में लिखा। इस रेबेलियन से
चिंतित होके गवर्नमेंट ने जो है मिलिट्री ला दी ताकि जो प्लांटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, कहीं ये लोग उन्हें मार ना दें। और इसीलिए साथ साथ उन्होंने इंडिगो कमीशन का गठन किया ताकि इंक्वायरी करी जा सके कि इंडिगो प्रोडक्शन में होता क्या है। कमीशन ने पाया कि प्लांटर्स गिल्टी थे और उनकी वाकई में आलोचना करी कि उन्होंने इस तरीके के जो है बहुत ही खराब मेथड्स अपनाए, क्रूअल मेथड्स अपनाए इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ। ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है रियॉट्स के लिए। कमीशन ने रियॉट से कहा कि वो जो है अपने जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तो पूरा कर दें, पर उसके बाद जो है वो आगे भविष्य में इंडिगो को प्रोड्यूस करने के लिए मना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एक सोर्स 2 में दिया है अ सॉन्ग फ्रॉम एन इंडिगो प्रोड्यूसिंग विलेज, गाना है एक, मतलब उनकी अपनी उसमें दुख को प्रकट किया है उन्होंने, या उन्होंने अपनी बात को रखा है जिस गांव में इंडिगो को प्रोड्यूस करवाया जाता था। जो लोग जब संघर्ष कर रहे थे तो वो ऐसे में कई बार गाने भी गाते थे एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए और एक आपसी एकता की फीलिंग को जनरेट करने के लिए। इस तरह के सॉन्ग्स जो है उनकी फीलिंग्स को दर्शाते हैं। तो जब इंडिगो की बगावत हुई तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग जो हैं वो गांव में सुने जा सकते थे लोअर बंगाल के। ऐसा ही एक सॉन्ग है यहाँ पर जिसमें वो ये कह रहे हैं, ये जो लंबी लंबी लाठियां हैं जो कि रखी जाती हैं प्लांटर्स के द्वारा मोहल हती के, अब वो जो है एक क्लस्टर में, एक ग्रुप में पड़ी हुई हैं। जो बाबूज हैं कोलकाता के वो यहाँ तक आए हैं इस, क्या कहते हैं, जो बहुत बड़ा एक जो फाइट हो रहा है उसको देखने के लिए। इस टाइम पे जो रायट्स हैं वो सब तैयार हैं, कोई भी जो है चुपचाप उस मार को नहीं सहेगा, ना वो अपनी अब जिंदगी को जो है ऐसे ही दे देंगे बिना लठियाल से लड़े। मतलब अब हम नहीं झुकेंगे, उनसे नहीं डरेंगे, हम अब लठियाल के आगे चुपचाप मार नहीं खाएंगे। वहीं पर यहाँ एक सोर्स 3 दिया हुआ है जिसमें लिखा है आई वुड रेदर बेग देन सो इंडिगो, मतलब मुझे भीख मांगना मंजूर है बजाय इंडिगो उगाने के। हाजी मुल्ला एक इंडिगो कल्टीवेटर थे चांदपुर के, थाना हारदी। इनको जो है इंटरव्यू किया गया था इनका मेंबर्स ऑफ इंडिगो कमीशन के द्वारा ट्यूसडे को 5 जून 1860 में। अब ये जो है इन्होंने जवाब दिए थे क्वेश्चंस जो पूछे गए थे। WS सेटन कार जो कि प्रेसिडेंट थे इंडिगो कमीशन के, उन्होंने क्या कहा उनसे कि क्या आप इंडिगो बोने के लिए तैयार नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिसमें आप एग्री करेंगे इसको बोने के लिए। तो हाजी मुल्ला का जवाब था कि मैं बोने के लिए तैयार नहीं हूं और ना ही मैं ऐसी कोई फ्रेश टर्म्स जानता हूं जो कि मुझे काफी सेटिस्फाई कर सके और मैं एग्री कर दूं इंडिगो के प्लांटेशन को बोने के लिए। मिस्टर सेल ने पूछा, क्या तुम तैयार तब भी नहीं होगे कि अगर एक बंडल का तुम्हें 100 रुपया दिया जाए तब भी तुम इंडिगो बोने के लिए तैयार नहीं होगे। तो हाजी मुल्ला का जवाब था, नहीं, इंडिगो बोने से ज्यादा अच्छा रहे कि मैं किसी और कंट्री में चला जाऊं या फिर मैं भीख मांग लूं बजाय इंडिगो बोने के। तब लोग इतना त्रस्त आ चुके थे। ये जो है इंडिगो कमीशन की रिपोर्ट वॉल्यूम 2 मिनट्स ऑफ एविडेंस है, उसमें से एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो ये जो रिवोल्ट हो गया, अब इसके बाद जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया बंगाल में, यानी कि खत्म हो गया। लेकिन प्लांटर्स जो थे अब उन्होंने क्या किया, बंगाल में तो ये चीज खत्म हो गई तो वो जो है शिफ्ट कर दिया उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए बिहार पे। जब से सिंथेटिक डाइज की डिस्कवरी हुई लेट 19th सेंचुरी में, उनका जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगा, पर तब भी उन्होंने मैनेज किया अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौट के आए तो एक पीजन जो है बिहार से उनके पास आया और उनको मनाया कि आप चंपारण चलिए और वहां देखिए कि इंडिगो कल्टीवेटर्स की क्या हालत है। महात्मा गांधी ने फिर 1917 में विजिट किया और तब से जो है चंपारण मूवमेंट की शुरुआत हुई जो कि इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट